subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updates. Welcome to Sairam IAS. This will be third video of OPSC prelims question discussion. In previous two videos, we have already done our quality and environment question discussion. In this video, we'll try to analyze economics section of question. Question number 59 says that the reserve held by commercial bank over and above the statutory minimum with RBI are called. Option A, cash reserve. Option B, deposit reserve. C, monetary reserve. And D, excess reserve. हमें यह पता है CRR और एक होता है SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अभी करेंटली आज पर आरबीआई गाइडलाइन CRR कितने रखते हैं? 4% ऑफ NDTL एंड SLR इज 18% ऑफ NDTL. एंड व्हाट इज NDTL? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज. अब ये कहता है कि अगर इस 4% से, दैट मीन्स जो भी रिजर्व रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो है, इससे अगर ऊपर पैसे रखा जाता है, दैट मीन्स ओवर एंड अबव, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सेस रिजर्व. इस एक्सेस रिजर्व को और क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व कहते हैं. व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? एंड दिस कैपिटल रिजर्व हेल्ड बाय बोथ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो जितना भी सेंट्रल बैंक टारगेट रखा है, उससे अगर ऊपर ज्यादा हम पैसे ऊपर रखते पैसे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेस रिजर्व. तो द करेक्ट आंसर विल बी एक्सेस रिजर्व. क्वेश्चन नंबर 62, शिशु, किशोर, तरुण आर स्कीम ऑफ. ये हम इकोनॉमिक में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 3 टाइप ऑफ स्कीम है, ये किसको दिया जाता है? जो एंटरप्रेनर्स है, अगर किसी को 50,000 से अबव चाहिए, मोर देन 50,000 चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? शिशु. वो किसी के अंदर आ जाएगा? शिशु के अंदर आ जाएगा. अगर किसी को 50,000 से लेकर 5 लाख के अंदर चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? किशोर कहेंगे. एंड मोर देन 5 लाख एंड अप टू 1 लाख रुपीज, सॉरी 10 लाख रुपीज, उसको क्या कहेंगे? तरुण कहेंगे. सो ये 3 टाइप ऑफ स्कीम हमने देखा था मुद्रा स्कीम के अंदर. माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी recommended a poverty line based on nutritional requirement exclusively? Option A, लकड़ावाला कमेटी. बी, रंगाराजन कमेटी. सी, अलग कमेटी. एंड डी, तेंदुलकर कमेटी. सो फर्स्ट हमने देखा था, जब इकोनॉमिक्स क्लास में हमने डिस्कस किया था, वाई के अलग कमेटी जो आया था 1979 में, एंड सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो आया था, यह आया था 2005 में. और देन लकड़ावाला कमेटी ये आया था 2011 में, एंड ये आया था 2012 में. और टिल 1979 द अप्रोच टू एस्टिमेट पॉवर्टी नेशनल मीन्स लैक ऑफ इनकम, मीन्स इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी को एस्टिमेट करते थे. लेकिन 1979 के बाद जब वाई के अलग कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था, तो उन्होंने क्या कहा? रिकमेंडेशन दिया 1979 में. 1979 में उन्होंने क्या कहा कि हाउ मच पीपल ईट, कि लोग कितना कंज्यूम करते हैं खाना को, उसके बेसिस पे उसका एस्टिमेट किया जाएगा उसकी पॉवर्टी कितनी है. उन्होंने क्या कहा कि अगर 2100 कैलोरी से, अगर अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, अर्बन पीपल है, अगर 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे. अगर रूरल एरिया में 2400 कैलोरी अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है, तो उसको क्या कहेंगे? पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे. अब 2100 एंड 2400 ये डिफरेंट क्यों है? द लॉजिक बिहाइंड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया वाज दैट द रूरल पीपल डू मोर फिजिकल वर्क. मोरओवर, इन इम्प्लिसिटी assumption was that the state would take केयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल. कि रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या चाहिए? हाँ, यहाँ पर इनको क्या चाहिए? ज़्यादा एजुकेशन और न्यूट्रिशन की ज़्यादा जरूरत है.
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने डिवाइड किया रूरल एंड अर्बन लोगों। तो इसके हिसाब से सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। एंड तेंदुलकर कमेटी जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2005 में, उन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ कैलोरी पे नहीं ध्यान देना, कैलोरी से हम किस तरह मूव करना है, मंथली स्पेंडिंग पे ध्यान देना है कि एक पर्सन मंथली एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रहा है मंथली बेसिस पे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पॉवर्टी को एस्टिमेट करेंगे। एंड लकड़ा वाला कमेटी जिसको 2011 में कंस्टिट्यूट किया गया था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सपोर्ट किया था अलग कमेटी का, जो रिकमेंडेशन था उनको सपोर्ट किया, और साथ में क्या कहा था कि हम क्लॉथ इसके साथ जोड़ देंगे एंड शेल्टर भी जोड़ देंगे कि कौन सा क्लॉथ पहन रहा है और कौन कहाँ पर रह रहा है, उसका शेल्टर कैसा है, तो उसकी बेसिस पे हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करेंगे। एंड रंगाराजन कमेटी, इन्होंने क्या कहा कि रूरल और जो अर्बन लोग हैं इनको सेपरेट किया पॉवर्टी बेसिस पे। इन्होंने कहा कि अगर रूरल जो लोग हैं अगर वो पर डे 32 रुपीज़ से कम कंज्यूम करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उसको पॉवर्टी कहा जाएगा। और जो अर्बन एरिया में है जो लोग रहते हैं, अगर वो लेस देन 47 रुपीज़ पर डे कंज्यूम स्पेंड करते हैं, तो उसको भी पॉवर्टी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, हाउ डज द यूएन करेंटली मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर पढ़ोगे आप, इसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें से नंबर 1 SDG 1 जो कहता है वो पॉवर्टी के बारे में बात करता है। तो उस अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, पीपल हु लाइव ऑन लेस देन $1 1.25 रुपीज अ डे, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी का। सो यहाँ पर देख सकते हो आपको यूएन रिपोर्ट दिया हुआ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ ऑल पीपल वेयर करेंटली मेजर एज पीपल लिविंग लेस देन $1.25 रुपीज अ डे। क्वेश्चन नंबर 66, द हाइएस्ट एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री इन बजट 2021-2022। बजट आप पढ़ते ही है, तो उसमें देखो फर्स्ट आप देखोगे कि डिफेंस में ही ज़्यादा पैसे एलोकेट किया गया है। सो द आंसर विल बी ए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट 67, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर with the base year, so the answer will be B, 2016. Question number 68, the contribution of primary sector to GDP of India. Option A, increase over the years, B, remaining the same over the year, C, decreasing over the years, D, at times increasing and times decreasing over the year. अब क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन तभी करेंगे जब किसी को हम बेस मानेंगे। अब मैं इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं कि लास्ट कितने साल, क्या 2 साल से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, या फिर 1 साल से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, या फिर लास्ट 5 साल से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, ये बेस ईयर है। लेकिन यहाँ पर बेस ईयर के बारे में कहीं दिया नहीं कि कोई बेस ईयर, जब बेस ईयर अगर हमें पता चलेगा जब भी तो हम सोर्स लेके चलेंगे ना कि वहाँ से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लिप देखोगे, एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, फिर Q1 2018 और 19 के हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फिर Q1 ऑफ 2019 एंड 20 को फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ओवर द ईयर ये आंसर होगा। अगर बेस ईयर देता तो हम कंपेयर कर सकते थे कि हाँ समटाइम्स इंक्रीज भी हो रहा है, समटाइम डिक्रीज भी हो रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसके हिसाब से तो आंसर सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 69,
Robinhood effect is related to which of the following? Option A, income and consumption, B, income generation, C, income redistribution, D, income taxation. So the correct answer will be C, income redistribution. Income redistribution में क्या होता है कि Robinhood effect is an economic situation where the wealth is stolen from the rich people to give poor in society in order to reduce inequalities. तो इसको क्या कहते हैं? इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स क्या है कि जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, उस गैप को कम करना है. सो द आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 70. Out of the four concepts of money supply used in India, M1, M2, M3, M4, the post office saving are included in. ये हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी में डिस्कस किया था, अभी वीडियो में भी देख सकते हो. पोस्ट ऑफिस सेविंग में क्या क्या आएगा? M2 के अंदर आता है. देखो M2 में क्या लिखा हुआ? ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू M1. इसके अंदर क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. एंड M4 में क्या आएगा? टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग बैंक. लेकिन M1 में नहीं आएगा. M1 में क्या आता है? एक नैरो कंसेप्ट है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड डिपॉजिट विद RBI. ये तीन चीजें आएंगे. सो M1 को एलिमिनेट कर देंगे. M3 नहीं आएगा क्योंकि M3 में ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू M1. लेकिन M3 में क्या आएगा? M1 आएगा एंड नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक. सो M1 में जो चीज था वो भी ऐड हो जाएंगे, और प्लस जो नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक है, हमने टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट देखा था, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. सो इसके अंदर नेट टाइम डिपॉजिट जो है वो ऐड हो जाएगा. लेकिन हमने देखा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक M2 में भी है और M4 में भी है. सो द करेक्ट आंसर विल बी D, M2 एंड M4. तो इसी तरह से हमने इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.